जी, हाँ चलिए, सभी को मेरा सादर अभिवादन। इस सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि जिनके माइक ऑन हैं वो थोड़ा सा उसे म्यूट कर लें। उससे बड़ी दिक्कत आती है। अभी बिसेन जी जब बोल रहे थे तो एक दो लोगों के माइक ऑन थे तो आवाज़ वो क्या बोल रहे थे शुरू में सुनाई नहीं पड़ रहा था, तो उससे आपका पूरा आयोजन खराब हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको, विश्वविद्यालय को और विश्वविद्यालय के भी इस सेमिनार के आयोजकों की टीम को मैं दिल से उनका अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनका आभार मानता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपने विचार कुछ बांट सकूं। अभी उद्घाटन इसका हुआ है। मैं तो ये मान रहा था कभी डॉक्टर प्राणनाथ जग्गी जी का वक्तव्य हम सुनेंगे, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए हैं किन्हीं कारणों से शायद। तो खैर मैं अपनी बात रखता हूँ। मित्रों, अभी बिसेन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए, और अध्यापकों की भूमिका को लेकर। और उन्होंने जो कहा कि यदि एक अध्यापक अपने दायित्व का ठीक से निर्वाह न कर पाए तो वो आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य वो अंधकारपूर्ण कर देता है। इसीलिए शायद अध्यापक को, शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा गया है, राष्ट्र का निर्माण करता है। ये अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है बहुत कुछ, कि वो अपने विद्यार्थियों के माध्यम से, अपनी शिक्षण के टीचिंग के माध्यम से, अध्यापन के माध्यम से वो कौन से मूल्य उसके मन में, मस्तिष्क में उतारता है, किस तरह की चेतना का वो संचार करता है, और उसके द्वारा वो किस तरह के समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि अध्यापक वर्ग अपनी भूमिका को ठीक से समझेगा तो निश्चित रूप से वो अपनी भूमिका का निर्वाह भी ठीक से करेगा। और यदि अध्यापक वर्ग अपनी भूमिका के प्रति सचेत नहीं है, वो अपनी भूमिका को नहीं समझ रहा है ठीक से, तो वह कितना न्याय करेगा अपने अध्यापन के, अपने पेशे के साथ, अपने काम के साथ, ये कहना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साहित्य को भी मैं बिल्कुल अध्यापन के साथ जोड़ रहा हूँ कि जो भूमिका अध्यापक की है वही भूमिका साहित्य की भी है। कि साहित्य भी, यदि साहित्यकार भी यदि अपनी सही भूमिका का निर्वाह करेगा तो वो समाज को बहुत कुछ दे सकेगा और समाज की भावी पीढ़ियों का निर्माण करेगा। और यदि वह अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभाएगा तो वह आने वाली पीढ़ियों का वो भविष्य को खराब कर सकता है। वो तो ये बहुत कुछ साहित्य के ऊपर निर्भर करता है कि साहित्य किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है। तो मैं यहाँ आता हूँ कि जो मेरा विषय बोलने का है कि
फूलेवाद, गांधीवाद और अंबेडकरवाद, ये साहित्य के परिप्रेक्ष्य में ये इनकी क्या जगह है, इनकी क्या भूमिका है। तो मित्रों, हम जो साहित्य की परंपरा को देखते हैं तो उस परंपरा में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम जीवन मूल्यों के रूप में स्वीकार करते आए हैं परंपरागत रूप से, और वो चीज़ें, हमारा जो साहित्य है अधिकांश वो उन्हीं जीवन मूल्यों को लेकर चलता रहा, और उसी में ही थोड़ा बहुत वेरिएशन, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, उसी में या उसी के इर्द गिर्द ही रहा। और वो था कि हमारे वैदिक पौराणिक मूल्य, और थोड़ा उससे, और अब मैं थोड़ा अलग कह दूँ तो उसमें जो जैसे रामचरितमानस, तो मानस और तुलसी ये केंद्र रहा हमारे यहाँ। इसलिए जितना ज़्यादा हमारे यहाँ शोध रामचरितमानस को लेकर हुआ है, उसके विविध आयामों को लेकर हुआ है, तुलसी की चेतना को लेकर के हुआ है, उनकी चाहे उनकी लोकधर्मी चेतना, सामाजिक चेतना, या उनकी विभिन्न धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, जो भी हम जिस रूप में कह लें, जितना अध्ययन और शोध उनका हुआ उतना अन्य किसी का नहीं हुआ है। तो ये एक चीज़ का पता चलता है कि साहित्य की दुनिया में रामचरितमानस का या तुलसी का कितना महत्व है। रामचरितमानस राम के रूप में एक आदर्श उपस्थित करता है, और राम के साथ साथ जो और पात्र हैं उन पात्रों के माध्यम से उनको वो एक समाज का एक बताता है कि ये समाज है और एक आदर्श समाज ऐसा हो सकता है। और कवि नहीं भी बताता है तो जो लेखक हैं, अध्येता है, व्याख्याता हैं, आलोचक हैं, वह बताते हैं कि ये आदर्श ऐसा होना चाहिए। और इसीलिए राम चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो इसलिए वो कि भाई इस तरह का ये सबसे आदर्श राज। तो जब हम साहित्य की दुनिया में देखते हैं आकर के, तो उसमें देखते हैं कि जो गांधी हैं, तो गांधी भी राम राज्य की कल्पना करते हैं, और जब राम राज्य की कल्पना गांधी करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से उनकी जो चेतना में, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसमें वो राम का आदर्श ही है, उस राम के समय का, राम के राज्य का आदर्श, कि वो उसका आदर्श मानते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे राम के समय में थी, ऐसे वो आदर्श होने चाहिए जो राम के समय में थे। जो चीज़ें उन्हें हम आदर्श मान रहे हैं कि वो आदर्श स्थितियाँ हैं और ऐसा आदर्श चाहिए। लेकिन वो जो राम का समय है, उस राम के समय में जो हम देखते हैं काल में, तो वहाँ वर्ण व्यवस्था बहुत गहरी है, और वर्ण व्यवस्था इतनी गहरी है कि केवल इस शंका पर या कुछ ब्राह्मणों की इस शिकायत पर कि एक शूद्र ऋषि के तपस्या करने से किसी ब्राह्मण के बच्चे की मृत्यु हो गई, केवल इतना भर कह देने, शिकायत करने से स्वयं रामचंद्र जी द्वारा उस शूद्र ऋषि शंभु की हत्या कर दी जाती है। तो जहाँ इसको हम समझ सकते हैं कि वहाँ वर्ण व्यवस्था का कितना सुदृढ़ रूप उस समय रहा होगा, और उसका आधार यही बताया जाता है क्योंकि वो शूद्र हैं, उसे शिक्षा का अधिकार नहीं है, उसको तपस्या करने का अधिकार नहीं है, ये वो ब्राह्मणों के अधिकार क्षेत्र में वो प्रवेश कर रहा है, और इससे व्यवस्था भंग हो रही है, और उसका जो परिणाम, दुष्परिणाम उस ब्राह्मण के बच्चे की हत्या में हो रहा है। तो ये जो जिसको हम आदर्श मान के चल रहे हैं, क्या वो आज के समय में, क्या वो आदर्श हो सकता है? क्या वर्ण व्यवस्था आदर्श हो सकती है आज के समय में? ये एक सवाल है, और इसलिए इस सवाल के इर्द गिर्द हम फूले को भी देखेंगे, हम अंबेडकर को भी देखेंगे। तो हम देखते हैं कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने कभी वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया, बल्कि खुलेआम उसका समर्थन किया। उनके यंग इंडिया में लिखे गए उनके लेख हैं, उनके विभिन्न समयों पर कहे गए उनके वक्तव्य हैं, या और भी हैं, हरिजन पत्रिका में भी वो जो लिखते रहे अपने उस लेख, उनमें वो सब चीज़ें दर्ज हैं। वो
कहीं कहीं पर उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं जाति व्यवस्था को ठीक नहीं मानता, लेकिन वर्ण व्यवस्था को मानता हूँ। और दूसरा, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो शिक्षा को, यानी कि शिक्षा मिलनी तो चाहिए, वो जो कमज़ोर वर्ग हैं, अस्पृश्य वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग है, उन सबको भी शिक्षा उनको होनी चाहिए। लेकिन शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि वो शिक्षा प्राप्त करके कोई बड़े उच्च दूसरी नौकरियों पे जाएं, दूसरे पदों पे जाएं, सब जगह जाएं, नहीं। वो ये कहते थे कि वो सब अपने अपने जो उनके पैतृक जो व्यवसाय हैं, जो जातिगत या वर्णगत जो उनके व्यवसाय हैं, वो उन व्यवसायों को ही करें। तो अब जब एक व्यवसायों को करेंगे और वहीं तक रहेगा तो शिक्षा का महत्व कितना रह जाएगा। एक यदि कोई एक अस्पृश्य समाज का व्यक्ति यदि कोई डॉक्टर MBBS की डिग्री ले ले, वो डॉक्टर कर बन जाए, या वो LLB कर ले, LLM कर ले, वो वकालत करना चाहे, या यदि कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर इंजीनियर बनना चाहे, या कोई दूसरी प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहे, दूसरी पुलिस में जाना चाहे, तो गांधी जी का चिंतन वो उनको वहाँ की अनुमति नहीं देता, उसको वहाँ पर उसका पक्षधरता नहीं कहता। वो कहता है कि आप शिक्षित हो गए हैं तो उस शिक्षा का उपयोग अपने पैतृक जो व्यवसाय हैं उनको करने में कराएं, कि हर वर्ण के लोगों को अपना व्यवसाय करने चाहिए। और इसीलिए वो जो जिसका हम कहते हैं कि उन्होंने जो अस्पृश्यों के उद्धार की, उत्थान की, उन्मूलन की जो बातें की, और बहुत सारा कुछ उन्होंने कहा, और बहुत बड़ी क्रांति, तो ये मुझे कोई क्रांतिकारी कदम मुझे नहीं लगा। काम इसलिए नहीं लगा कि गांधी जी एक द्वंद्व के शिकार दिखाई देते हैं, कि वो खुला स्टैंड नहीं लेते, कि जो उन्हें लेना चाहिए कि यदि आपको लग रहा है कि एक अस्पृश्यता हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है, अस्पृश्यता एक यदि सामाजिक बुराई के रूप में भी आप देखते हैं, तो उस बुराई का हमें निदान करना है। और हमें यदि एक अस्पृश्यता एक बिल्कुल हमारे माथे पर एक कलंक है जैसा वो मानते थे, तो उस कलंक को कैसे मिटाना है, उसका दूसरे प्रयास करने चाहिए। लेकिन गांधी जी का द्वंद्व ये है कि वो संत भी हैं और राजनेता भी हैं, और इसी द्वंद्व में एक ना वो पूरे राजनेता हैं रह पाते और ना वो पूरे संत रह पाते। तो वो राजनीति और संतई का जो एक बीच की स्थिति है, तो वो उसमें होता एक ना वो राजनीति को सही ढंग से प्रभावित कर पाते, क्योंकि शुरू में उनका बहुत प्रभाव रहा राजनीति पर, कांग्रेस पर, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता चला गया। और बाद में तो जो इतिहास में चीज़ें आई हैं उसमें ये भी है कि खुद कांग्रेस के नेता ही उनकी बातों को ठीक से नहीं सुनते थे, अनसुना कर देते, उनकी अपीलों पर, उनके अनुरोधों पर, तो उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और यही चूँकि वो राजनेता थे और आध्यात्मिक थे, तो अध्यात्म के क्षेत्र में भी उनको पूरी तरह उतना वो आध्यात्मिक नहीं हो पाए, वो राजनीति से जो होते, इसलिए उनकी जो वो चाहते थे राजनेता के रूप में कि परिवर्तन आए, बदलाव आए समाज में, लेकिन एक आध्यात्मिक रूप में जो जिस तरह से वो आध्यात्मिक तरीके से चाहते थे वो नहीं होता था, क्योंकि उनको पूरी तरह से आध्यात्मिक भी स्वीकार नहीं किया गया। तो हुआ ये कि वो इस द्वंद्व में ऐसे शिकार रहे कि वो परिवर्तन चाहते थे लेकिन किसी को अप्रसन्न करके नहीं। तो वो सवर्ण हिंदुओं की नाराजगी लेकर के या उन्हें नाराज करके वो अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि परिवर्तन हो, लेकिन लोगों को समझाकर, उनको कन्विंस करके और उनको राजी करके प्यार के साथ में ये चीज़ें होनी चाहिए। और इसीलिए वो हृदय परिवर्तन की बात करते थे। लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि हृदय परिवर्तन किसी एक व्यक्ति का हो सकता है। आज गांधी जी के प्रभाव से कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ और उन लोगों ने अस्पृश्यता छोड़ी और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उन्होंने कुछ काम भी किए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने गांधी जी के कहने पर कुछ काम किए। लेकिन उन व्यक्तियों के बाद में जो उनके परिवार के जो दूसरे लोग थे, उनकी जो पीढ़ियाँ थी, उनके जो दूसरे लोग थे, उनके वो तो उस तरह की उनका तो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। तो हृदय परिवर्तन केवल व्यक्ति का होता है, और व्यक्ति का आज हृदय परिवर्तन हुआ, कल को उसका हृदय फिर बदल भी सकता है। तो ये जो अपील थी, ये देखने में बहुत अच्छी अपील लगती है हृदय परिवर्तन की, कि इससे हो जाएगा, लेकिन वो इतना सार्थक कभी होता नहीं है।
हम आज भी देखते हैं कि हृदय परिवर्तन व्यक्ति का कभी होता है किसी परिस्थितियों में, और कभी कभी पूरी जीवन भर उसका हृदय बदल जाता है, वो छोड़ देता है। जैसे हम अंगुलीमाल का उदाहरण हमारे सामने है कि अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा कहते हैं एक प्रसिद्ध डाकू था, लेकिन जैसे ही वो बुद्ध के प्रभाव में आया उसका हृदय बदल गया, उसने हिंसा छोड़ दी और वो बिल्कुल एकदम धर्म के रास्ते पर आके चलने लगा और एकदम अहिंसावादी हो गया। तो ये, लेकिन वो व्यक्तिगत अंगुलीमाल के साथ हुआ, तो क्या सारे डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ। या पूरी उस परंपरा का हृदय परिवर्तन हुआ? ऐसा तो नहीं होता है। तो वही था कि हृदय परिवर्तन से चीज़ बात बनती। तो गांधी के साथ जो द्वंद्व है, इसलिए वो जो द्वंद्व है वो सामाजिक बदलाव में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभा नहीं पाता। और हमारे यहाँ साहित्य में, जैसा मैं कह रहा हूँ कि रामचरितमानस के माध्यम से उनके जिन आदर्शों और मूल्यों को जिस तरह से स्थापित किया गया, तो उस तरह से उन मूल्यों में तो गांधी का भी गांधी भी उसी रामराज को ले रहे हैं, तो इसलिए वो गांधीवाद हमारे यहाँ साहित्य में बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा। और इसलिए गांधी को उनके वचनों को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के, और जो उनके कथनों को लेकर के, उनके द्वारा कहे गए आदर्शों को लेकर के हमारे साहित्य में काफ़ी उनको एक मूल्य की तरह स्थापित किया गया। और इसमें बहुत सारा साहित्य, उसमें सभी लोग हैं, सभी विचारधाराओं के लोग हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि चाहे जैसे हम कहते हैं कि दक्षिणपंथी हैं या वामपंथी हैं, वो कह सकते हैं, या फिर हम मार्क्सवादी कह सकते हैं, या हम गांधीवादी कह सकते हैं, या चाहे कोई और दूसरे विचारधाराओं के लोग कह सकते हैं, किसी के भी, वो सभी लोग उसमें हैं, सभी लोग उसके प्रभाव में रहे। लेकिन सवाल ये आता है कि साहित्य की उस परंपरा में जो दलित वर्ग है, उन दलितों की स्थिति किस तरह से बेहतर हो, दलितों की जो जीवन में जो बदलाव है वो कैसे आए, अस्पृश्यता कैसे खत्म हो, वर्ण व्यवस्था का जो दंश रात दिन जो समाज झेल रहा है, जाति व्यवस्था के कारण जो रोज अपमान और उत्पीड़न की जिंदगी, जो दमन की जिंदगी जो समाज इतने सदियों से झेल रहा है, उससे कैसे मुक्ति मिले, उसके लिए कौन से मूल्य हैं। तो जो वो मूल्य हैं वो काम नहीं कर रहे थे। यदि वो मूल्य काम कर रहे होते, समाज में काम कर रहे होते, साहित्य में काम कर रहे होते, तो बदलाव आ चुका होता, लेकिन बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद तक भी, स्वतंत्रता कुछ दशकों बाद तक भी कोई बहुत बड़ा बदलाव कहीं दिखाई नहीं दिया उसमें, जबकि संविधान आ गया और उसमें भी सारा कुछ हो गया। तो इसलिए, और उसके बाद जब देखते बदलाव आता है, तो वो बदलाव आता है जब फूलेवादी अम्बेडकरवादी चेतना साहित्य में आने लगती है। और वो जो चेतना आती है, उस चेतना को हम जो हम देखते हैं वो देखते हैं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, कि गांधी जी ने अपने तरीके से, केवल गांधी से पहले ज्योतिबा फुले गांधी जी से पहले थे, और वो शिक्षा पर उन्होंने जितना जोर दिया, इतना जोर दिया कि उन्होंने खुद अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, और फिर स्कूल खोले, और बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना, जबकि समाज का जो दूसरा वर्ग था, विशेष रूप से ब्राह्मण लोगों ने, तो उच्च वर्णीय लोगों ने उनका घोर विरोध किया कि ये हमारी लड़कियों को बिगाड़ देंगे। और लेकिन उन्होंने अपने उसको महत्व को समझा, शिक्षा का महत्व होता है, और उन्होंने सावित्रीबाई फुले को ना केवल पढ़ाया बल्कि वो उनको शिक्षिका बनाया, और वो हमारे भारत की वो पहली महिला शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फुले, और वो पहला स्कूल उन्होंने वो खोला उन्होंने वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं वो शिक्षा के महत्व को जो समझ रहे हैं, और वो उसको हम कैसे किस रूप में समझ सकते हैं कि उन्होंने, ज्योतिबा फुले का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, और इतने अनर्थ एक विद्या से अविद्या से हुए। कि यानी कि दलितों का, पिछड़ों का, समाज के वंचित वर्गों का जो अहित हुआ है सैकड़ों सालों से, हजारों साल से, वो इसलिए हुआ है क्योंकि उनको शिक्षा से दूर रखा गया, वो शिक्षित नहीं हुए। शिक्षित नहीं हुए तो जागरूक भी नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए तो वो अपने अधिकारों को, मानव अधिकारों को ना समझ सके, ना उनके अधिकारों की अलग अलग सब प्लेटफॉर्म पे जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए, वो संघर्ष नहीं कर पाए। तो और ये जो ज्योतिबा फुले को, ये जो अविद्या की चेतना, जो अविद्या के विरुद्ध विद्या की चेतना जो आ रही है,
मेरी फिर विनती है कि किसी का वीडियो ऑन है, कृपया मैं फिर विनती कर रहा हूं, किसी का माइक ऑन है उसे म्यूट कर लें, वरना आपका प्रोग्राम में व्यवधान डल रहा है। तो ज्योतिबा फुले ने जो शिक्षा के इस महत्व को, विद्या के इस महत्व को समझा, उनकी चेतना में मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव है कि बुद्ध के भी जो हम उसे बौद्ध दर्शन में, भाई मैं अपना वक्तव्य बंद कर सकता हूं यदि आप माइक ऑन नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते तो मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, माइक म्यूट कर लीजिए वरना मैं अपना वक्तव्य बंद कर दूंगा। कोई फायदा नहीं है इसका, लोग सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं अपनी बात बंद करता हूं। आप लोग धन्यवाद, आप लोगों ने जितना भी मुझे सुना, बहुत धन्यवाद।